जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट। इसमें हम देखेंगे कि प्रतिवेदन को कैसे लिखते हैं, उसका प्रारूप क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रतिवेदन प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, ये औपचारिक और अनौपचारिक दस्तावेज होता है। हम किसी भी विषय पर औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें किसी विषय, घटना, कार्य या समस्या से संबंधित सूचनाएं, तथ्यों का विश्लेषण और निष्कर्ष और सिफारिश दी जाती है। जो भी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि उसमें हमें सूचनाएं, सही सूचनाएं हो, तथ्य हो, उसका विश्लेषण सही रूप से किया गया हो और निष्कर्ष दिया गया हो, और उसमें सिफारिश दी जाए कि इसमें यह इस रिपोर्ट में यह समाधान या यह चीजें आगे शामिल होनी चाहिए। इस तरह से प्रतिवेदन का उद्देश्य किसी संगठन, विभाग, व्यक्ति या समूह को जानकारी प्रदान होता है। जो भी प्रतिवेदन लिखा जाता है यानी कि रिपोर्ट तैयार की जाती है किसी भी विषय पर या किसी भी घटना पर, तो उसका मुख्य कार्य होता है जानकारी प्रदान करना। क्या किसी व्यक्ति को जानकारी प्रदान करना हो, या किसी समूह को जानकारी प्रदान करना हो, या किसी संगठन या विभाग को, और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है प्रतिवेदन। ठीक है, इससे रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो उस विषय से संबंधित एक निर्णय लेने में एक आइडिया हो जाता है कि इसमें आगे करना क्या है। ठीक है बेटे, आप उम्मीद है कि आपको प्रतिवेदन की परिभाषा समझ में आ गई हुई। अब आगे देखो प्रतिवेदन की विशेषताएं, कि प्रतिवेदन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, तो प्रतिवेदन में जो तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। प्रतिवेदन जब हम तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसमें तथ्य और आंकड़े होने चाहिए। ठीक है, वह तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत विचार की, व्यक्ति के क्या विचार है किसी विषय पर या घटना पर, उस पर नहीं जाना चाहिए। उसमें हमें तथ्यों और आंकड़ों की बात करनी चाहिए। ठीक है, प्रतिवेदन तैयार करते समय। दूसरा है स्पष्टता, क्लैरिटी। जो भी हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे पाठक को आसानी से वो समझ में आ सके। ठीक है बेटे, आगे देखो संक्षिप्तता। ठीक है, प्रतिवेदन में अनावश्यक जानकारी को शामिल ना किया जाए, मतलब इतने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें ना बताई जाए या इतना ज्यादा बड़ा ना लिखा जाए, पर संक्षिप्त रूप से प्रतिवेदन तैयार किया जाए, जिसमें हमें केवल आवश्यक बिंदु यानी कि आवश्यक बातों को ही शामिल किया जाए। ठीक है, हमें इधर उधर की बातें ना करके, मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं को ही हमें अपने प्रतिवेदन में शामिल करना चाहिए। ठीक है बेटे, आगे देखो व्यवस्थितता, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि जो हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयार करें, उसका प्रारूप एक निश्चित हो। ठीक है, पहले प्रस्तावना आती है, किसी विषय के बारे में जानकारी दी जाती है, बताया जाता है वो घटना घटित कहाँ हुई, इसमें कौन कौन से क्या क्या समस्याएं आई या कौन कौन लोग उससे प्रभावित हुए, एक सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित किया जाए उस प्रतिवेदन को। ठीक है बेटे, आगे देखो प्रामाणिकता। तो इसमें है ना ऑथेंटिसिटी, मतलब प्रतिवेदन में दी गई जानकारी एकदम प्रामाणिक और विश्वसनीय होनी चाहिए। झूठी या किसी के द्वारा बताई गई बातें या किसी के विचार शामिल न किया जाए। जो प्रामाणिक है, जो विश्वसनीय है, उन्हीं बातों को ही शामिल किया जाए। लक्ष्यपरकता, ठीक है, इसमें प्रतिवेदन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। जो भी प्रतिवेदन तैयार करने तो उसमें हमें स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस चीज पर लिख रहे हैं, किस चीज पर तैयार कर रहे हैं, या किस समस्या समाधान की जानकारी दे रहे हैं, उसमें जो जानकारी दे रहे हैं वो एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है बेटे, ये लक्ष्यप्रक होना चाहिए। आगे देखो प्रतिवेदन के मुख्य उद्देश्य। प्रतिवेदन के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें किसी विशिष्ट विषय की जानकारी संकलित और प्रस्तुत की जाए, कि जो जिस विशेष विषय पर हमें प्रतिवेदन तैयार करना है उसी की जानकारी को शामिल किया जाए, एकत्रित किया जाए और प्रस्तुत किया जाए। दूसरा, निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्यों का विश्लेषण। जो भी हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं उसमें सही तथ्यों को शामिल किया जाए, जिसका उससे विश्लेषण किया जा सके। तीसरा, भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए मार्गदर्शन, कि जो भी हम प्रतिवेदन तैयार हो रहा है या तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें दूसरों के लिए ऐसा हो कि दूसरों को मार्गदर्शन करने वाला हो, सही जानकारी प्रदान करने वाला हो। आगे देखो
निष्कर्ष, निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशें देना। अब निष्कर्ष आए तो इसमें क्या क्या सिफारिश दी जाए, क्या क्या बातों को शामिल किया जाए या किसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, तो इस तरह की बातें भी शामिल होनी चाहिए। किसी घटना, समस्या, कार्य या योजना का मूल्यांकन सही तरीके से करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से ही हम किसी चीज को देख रहे हैं, बता रहे हैं, अपने विचार बता दिए। नहीं, जो घटना घटित हुई है या समस्या आई है, जो कार्य योजना तैयार हो रही है, उसका मूल्यांकन अच्छी तरह से करना चाहिए। प्रतिवेदन की आवश्यकता क्यों होती है, आइए देखते हैं। तो एक प्रभावी प्रतिवेदन में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? पहले होता है सटीकता। तो सटीकता है एक्यूरेसी। प्रतिवेदन में दिए गए आंकड़े और तथ्यों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, या गलत आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने चाहिए, या गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। आंकड़े एकदम सही हो, तथ्यपरक हो। ठीक है, सटीकता, एक्यूरेसी हो। पूर्णता, कंप्लीटनेस, मतलब इस विषय में संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी हो। जिस विषय पर भी प्रतिवेदन तैयार कर रहा है, उससे संबंधित सारी जानकारी प्रतिवेदन में होनी चाहिए। ठीक है बेटे, आगे देखो। प्रासंगिकता, रेलिवेंस, प्रतिवेदन की सामग्री विषयों से संबंधित होनी चाहिए। जो भी हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं या रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो विषय से संबंधित होनी चाहिए, विषय वस्तु, ना कि इधर उधर की बातों को शामिल किया जाए। या इधर बात कर रहे हैं दिल्ली की और हम बता रहे हैं आगरा की बात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे। समयबद्धता, टाइमलाइनर्स, इसमें प्रतिवेदन उचित समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। निष्पक्षता, अगला पॉइंट है 5वां बेटे, निष्पक्षता। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात से मतलब है कि जब हम किसी विषय पर या किसी घटना पर प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, तो हमें किसी का पक्ष में रखकर बात नहीं करनी चाहिए। एकदम सटीक तथ्यपरक विश्लेषण करना चाहिए निष्पक्षता के साथ। ठीक है, किसी से अगर हमारा किसी विषय पर हमारी सहमति नहीं है, तो हम उसके बारे में गलती बताएं, गलती प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें निष्पक्ष होकर प्रतिवेदन तैयार करना है। ठीक है। प्रतिवेदन के प्रकार, तो ये प्रतिवेदन पर प्रकार क्या होते हैं? आधिकारिक प्रतिवेदन, मतलब कि ऑफिशियल रिपोर्ट, यह सरकारी या प्रशासनिक कार्यों के लिए तैयार किया जाता है प्रतिवेदन। जैसे उदाहरण के लिए वार्षिक रिपोर्ट, किसी विद्यालय का वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, उस पर। ठीक है, विभागीय रिपोर्ट, किसी की वार्षिक विभागीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ऑडिट किया जाता है, उस पर ऑडिट की रिपोर्ट। इस तरह की प्रतिवेदन इसमें आते हैं सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में। आगे देखो, दूसरा अनौपचारिक प्रतिवेदन। अनौपचारिक प्रतिवेदन क्या होता है? इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। ये होते हैं साधारण भाषा में लिखा जाता है, इसमें अनौपचारिक प्रारूप का पालन नहीं किया जाता। मतलब औपचारिक प्रारूप का पालन नहीं किया जाता है इसमें। मतलब जो भी, उदाहरण के लिए, जैसे किसी घटना में आंतरिक उपयोग के लिए तैयार रिपोर्ट, हम कोई घटना घटित हुई है, तो हमें उस पर रिपोर्ट तैयार करनी है, चाहे किसी संगठन को देनी है, किसी जानकार को देनी है, तो ये इसमें इनफॉर्मल रिपोर्ट में आ जाएगा, अनौपचारिक प्रतिवेदन में आ जाएगा ये। ठीक है। जांच प्रतिवेदन, यह होता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो जांच प्रतिवेदन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में किसी घटना या दुर्घटना या समस्या की जांच के निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब जो घटना घटित हुई है, जो समस्या आई है किसी भी चीज को लेकर, उसकी जांच अच्छी तरह से की जाए और की जाती है, और उस पर एक अच्छी तरह एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए पुलिस जांच रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट। आगे देखो, प्रगति प्रतिवेदन। प्रगति प्रतिवेदन में प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। इसमें किसी कार्य या परियोजना की प्रगति की जानकारी देना होता है। किसी भी जो कार्य चल रहा है, जैसे उदाहरण के लिए कोई हाईवे बन रहा है, तो हाईवे किसी राज्य में, तो उसकी प्रगति, वो कितना बन गया है, कितने समय तक बन जाएगा, उसमें कितनी कमी है, कितने मजदूर लग रहे हैं, तो इस तरह से परियोजना कार्य, निर्माण कार्य की रिपोर्ट तैयार की जाती है प्रगति प्रतिवेदन में। अनुसंधान प्रतिवेदन, रिसर्च रिपोर्ट। तो इसमें रिसर्च रिपोर्ट में आएगा वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान या अध्ययन का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी शोध प्रबंधन का या शोध पत्र का, किसी पर हम शोध कर रहे हैं, किसी पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसे अनुसंधान प्रतिवेदन कहते हैं। आगे देखो बेटे, वित्तीय प्रतिवेदन। तो वित्तीय प्रतिवेदन में वित्तीय गतिविधि या स्थिति की जानकारी देता है, जैसे बैलेंस शीट बनाना, लाभ हानि कितनी हुई है, उसका विवरण प्रस्तुत करना, वो आदि। ठीक है बेटे। अब आता है प्रतिवेदन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रतिवेदन। तो इसमें आएगा, पहले
तो इसका प्रारूप होगा शीर्षक, प्रतिवेदन संक्षिप्त और स्पष्ट शीर्षक हो, परिचय इंट्रोडक्शन, प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य, पृष्ठभूमि और दायरा स्पष्ट होना चाहिए, कार्य प्रणाली, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या आएगा, कार्य प्रणाली में डेटा एकत्रित करने में उसका विश्लेषण करने का तरीका शामिल होना चाहिए, ठीक है। मुख्य भाग में मेन जो बॉडी होती है प्रतिवेदन का विस्तृत विवरण, जिसमें तथ्यों का, आंकड़ों का, विश्लेषणों का मतलब उन्हें भी अच्छी तरह से दिए हों, ठीक है। आगे देखो निष्कर्ष, फिर आएगा निष्कर्ष, मुख्य निष्कर्ष का सारांश हो, ठीक, सिफारिश है। अब फिर उसमें सिफारिश, उसके अंत में सिफारिश, रिकमेंडेशन, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या सुधार होने की आवश्यकता है, कार्यवाही के सुझाव, क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। परिशिष्ट या अतिरिक्त जानकारी जैसे आंकड़े, चित्र, ग्राफ आदि भी शामिल कर सकते हैं। आगे देखो संदर्भ, रेफरेंस, मतलब प्रतिवेदन में प्रयुक्त स्रोतों की सूची शामिल, किस किस से लिए गए हैं संदर्भ, ठीक है, वो बतानी है यहाँ पर, वो सूची देनी है। आगे प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया, जो प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया क्या है, योजना बनाना, मतलब पहले एक प्लानिंग बनाए, ठीक है। प्रतिवेदन के उद्देश्य और दायरे को निर्धारित करना होता है। सूचना एकत्रित करना है, डाटा कलेक्शन, पहले डाटा को, सूचनाओं को एकत्रित करो, ठीक है, और तथ्यों के विभिन्न स्रोतों को एक संकलित करो, फिर प्रतिवेदन तैयार करो। फिर वर्गीकरण और विश्लेषण, क्लासिफिकेशन एनालाइज, ठीक है। इसमें एकत्रित डाटा को व्यवस्थित कर उसका विश्लेषण करना होता है। किसी भी डाटा को एकत्रित किया, उसे व्यवस्थित कर दिया, किसके बाद क्या आएगा, कौन सी बात किसके बाद आनी है, वो उन चीजों का विश्लेषण करना प्रतिवेदन में। आगे ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है, प्रारंभिक प्रतिवेदन तैयार करना होता है, इसका ड्राफ्ट किस तरह से हमें इसको शुरू करना है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो रही है, इसके बाद क्या आ रहा है, एक अच्छी तरह से उसका ड्राफ्ट मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना। संपादन और समीक्षा, तो संपादन और समीक्षा, एडिटिंग या रिव्यूइंग, प्रतिवेदन की भाषा सटीक, स्पष्ट और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्पष्टता की जांच करनी चाहिए। अंतिम प्रस्तुति फाइनल प्रेजेंटेशन, प्रतिवेदन को अंतिम रूप से तैयार कर प्रस्तुत करना चाहिए। प्रतिवेदन के लाभ, प्रतिवेदन से क्या क्या लाभ होते हैं, सूचनाओं को व्यवस्थित दस्तावेजीकरण में सूचनाएं एक रिपोर्ट के रूप में तैयार मिल जाती है, उसे सूचनाओं की जानकारी मिल जाती है, उसे रिपोर्ट को पढ़कर बेहतर निर्णय लेने में सहायक होते हैं। भविष्य में योजनाओं के लिए संदर्भ स्रोत की हमें कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी होती है या देते हैं, तो इस संदर्भ के रूप में इन रिपोर्ट का हम रेफरेंस दे सकते हैं। समस्याओं के समाधान में मदद, कोई भी समस्याएं हैं उसका समाधान किस तरह से किया जा सकता है, उससे हमें जानकारी मिल सकती है, ठीक है। निष्कर्ष, अगला है बेटे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या आएगा, प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो किसी विषय, घटना या समस्या का विश्लेषण करके उसे उचित निर्णय लेने में सहायता करता है। कि किसी भी विषय पर हमने कोई प्रतिवेदन तैयार किया, किसी घटना पर कोई घटना घटित हो गई, तो उसके बारे में हमें सही जानकारी मिलेगी, सही निर्णय लेने की जानकारी मिलेगी, हम जिससे सही निर्णय ले सकेंगे। तो इस तरह से हमें वो सहायता प्रदान करता है, नई नई जानकारियां मिलेगी, आंकड़ों की, तथ्यों की, ठीक है। ये विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रभावी प्रतिवेदन संक्षिप्त होता है, सटीक होता है, व्यवस्थित होता है, ठीक है। इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए प्रतिवेदन, जो स्पष्ट हो, भाषा सरल हो, ठीक है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है प्रतिवेदन में। आगे देखो प्रतिवेदन के उदाहरण, किस तरह से हम प्रतिवेदन तैयार करें, यहाँ पर दिए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर प्रतिवेदन तैयार करना, शीर्षक हो गया जैसे पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति और समाधान, ठीक है। तो क्या करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आज आप देख रहे हो कि पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ये गंभीर समस्या बन गई है जो मानव स्वास्थ्य और प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है। उसके हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं मानव के स्वास्थ्य पर और प्रकृति पर। प्रतिवेदन में वायु, जल, भूमि प्रदूषण आदि की स्थिति और उनके संभावित समाधान प्रस्तुत किए गए हैं इस तरह से। आगे देखो जैसे वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण में कारखानों, वाहनों, पराली जलाने में से हवा में हानिकारक गैसें मिल रही हैं।
जिससे श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। जिसमें यहाँ बताया गया है वायु प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण में उद्योग, घरेलू कचरे के कारण नदियों और झीलों से दूषित हो रहा है। किस तरह से यहाँ पर जल प्रदूषित होता है उसके बारे में बताया गया। भूमि प्रदूषण कैसे हो रहा है, प्लास्टिक के कचरे, रासायनिक उर्वरकों के कारण मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। मिट्टी की जो पहले की जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस तरह यहाँ पे जो भूमि प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। आगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में यदि प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती है। तो इसके गंभीर परिणाम देखने को हमें आगे मिलेंगे। और सिफारिश में सार्वजनिक परिवहनों को बढ़ावा दे कि जो अगर इसमें पर्यावरण में हमें सुधार लाना है वायु प्रदूषण में, तो हमें सबसे अधिक सार्वजनिक परिवहन प्रयोग करने चाहिए। उद्योगों और अपशिष्ट प्रबंधन का सख्ती से पालन करना चाहिए कि हमें जो उद्योगों से जो निकलता है कचरा, गैसें, ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या फिर उसका ऐसा समाधान करना चाहिए जिससे वो मिट्टी में, भूमि में ना मिले, जल में ना मिले। ठीक है, आगे देखो, प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए और पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे। ऐसी चीजों का प्रयोग करें जिसका हमें दोबारा से हम उसका प्रयोग कर सके। ठीक है, पुनर्चक्रण जैसे जल चक्र होता है उसी तरह से हम जल का प्रयोग करते हैं। आगे देखो बेटे, दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन। शीर्षक हो गया विद्यालय वार्षिक उत्सव प्रतिवेदन 2025 का प्रतिवेदन। जैसे हमारे विद्यालय में 15 जनवरी 2025 को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कि कब मनाया गया इसमें बता दिया, 15 जनवरी 2025। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षक और छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कि कौन कौन शामिल हुए, शिक्षक और छात्र। इस कार्यक्रम में छात्रों ने क्या किया, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया। ठीक है, आगे देखो, कार्यक्रम की रूपरेखा। जैसे इसमें स्वागत भाषण दिया गया, छात्रों के द्वारा नृत्य, नाटक, कविता पाठ प्रस्तुत किए गए। ठीक है, धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। ये सारी चीजें प्रतिवेदन में आ जाएंगी। छात्रों की भागीदारी, जैसे विभिन्न कक्षाओं में छात्रों ने बढ़ भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अच्छी तरह से किया। फिर उन्हें उस प्रदर्शन पर उन्हें पुरस्कार मिला। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे, जैसे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिले के शिक्षा अधिकारी थे। निष्कर्ष में आ जाएगा, कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और सभी ने इसे बहुत पसंद किया। सिफारिशों में अगले वर्ष और अधिक छात्रों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया और तकनीकी प्रस्तुतियों को भी शामिल करने की सलाह दी गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 प्रतिवेदन तैयार हो गए। इसमें जो बातें इसमें शामिल की गई, ठीक है, एक स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी प्रतिवेदन तैयार किया गया। इसे कहते हैं प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको ये प्रतिवेदन समझ में आ गया होगा, ये विषय टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ होगा। बेटे, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद।